वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है या फर्स्ट जो हमारी यूनिट है उसकी जब हम चर्चा कर रहे हैं तो उस चर्चा के अंतर्गत हमने अभी तक जितनी भी बात की है उसका जो निचोड़ है वो निचोड़ हमारे इस टॉपिक के अंतर्गत आपको समझाएंगे भी और या फिर मैंने पहले भी कहा था कि आप उस टॉपिक को समझने के बाद ये देखेंगे कि आप कितना उस विषय को समझ पाए हैं, क्योंकि जिस तरह से साइंस में रिसर्च इम्पोर्टेंट होती है उसी तरह पॉलिटिकल साइंस में एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरीके से की जानी चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं अपने शब्दों में या जितना आपने सीखा है या समझा है उसके आधार पर जो आप एक्सप्लेनेशंस कर देते हैं वो एक्सप्लेनेशंस बताती हैं कि आपने उस विषय को कितनी गहराई तक या किस विषय तक आपने उसको किस सीमा तक आपने उसको जानने का प्रयास किया है और आप उस प्रयास में कहाँ तक सफल रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब अभी आपके माइंड में या तो वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है या फिर हेजिटेशन नहीं कहूँगा मैं, हेजिटेशन की वजह से कोई नहीं बोल पाता हो, ऐसा नहीं है। एक बार नहीं बोलेगा, दो बार नहीं बोला, तीन बार नहीं बोला, चौथी बार उसको बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने उस विषय को समझा नहीं है गहराई के साथ या उस विषय के साथ आप अपने आप को आपने कनेक्ट नहीं किया तो आप उस विषय को किसी भी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। जब आप किसी विषय को समझा सकते हैं, बोल सकते हैं उसके बारे में, इसका मतलब वो विषय या वो जो टॉपिक है वो क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं कि जो हमारा जो टॉपिक है और ये टॉपिक अपने आप में इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रश्न कई बार हमारा इस यूनिट से इसी प्रकार से पूछा जाता है कि परंपरागत और राजनीतिक दर्शन में या दृष्टिकोण में क्या अंतर है या उस अंतर को स्पष्ट कीजिए। हालांकि कोई बेसिक मूलभूत अंतर अगर हम कह दें कि जो बिल्कुल ही साइंस राजनीति विज्ञान को बदलने का काम करता हो, ऐसी बात नहीं कर सकते, क्योंकि राज्य अगर हम बात करें कि पहले भी समानता थी, राज्य का अध्ययन किया जाता था, आज भी हम राज्यों के कार्यों के आधार पर या उस प्रक्रिया के आधार पर राज्य का निर्धारण करते हैं कि ये राज्य लोक कल्याणकारी है या पुलिसिया राज्य है या किसी अन्य और प्रकृति का राज्य। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि राज्य का अस्तित्व तो पहले भी था, आज भी है, सरकार पहले भी थी, सरकारें आज भी हैं। बस पहले वंशानुगत सरकारें हुआ करती थी, आज निर्वाचित सरकार है। ठीक है, वंशानुगत आधार पर मंत्रियों की नियुक्ति होती थी, राजाओं की नियुक्ति की जाती थी, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप इसका दूसरा जब स्वरूप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कई बार एक ही प्रधानमंत्री को या एक ही प्रशासक को या एक ही राष्ट्रपति को या राष्ट्राध्यक्ष को बार बार रिपीट कर दिया जाता है, तो वो भी एक तरह से रिपीटेशन है। लेकिन मैंने आपको बताया बेसिक अंतर क्या है कि वंशानुगत नहीं है, उसको ये डर है कि मुझे कभी भी हटाया जा सकता है, अगर मैं प्रजा की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरूंगा तो शायद मुझे हटा दिया जाएगा या किसी अन्य व्यक्ति का निर्वाचन कर दिया जाएगा। ये थोड़ा सा भय उसके मन में रहता है। वंशानुगत में भी कुछ कमियां हैं, कुछ खूबियां हैं, कुछ वहाँ भी बंदिशें हैं, पाबंदियां हैं, ऐसे ही वर्तमान में भी बंदिशें और पाबंदियां हैं। दोनों का जो मोटिव है उसकी बात करेंगे। पहले देखो, अगर हम बात करते हैं तो हम सबसे पहली बात जो हम लेंगे वो है इसकी परिभाषाओं के आधार पर इसको किस प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, या तो मैं कह दूं इसको अगर हम और अच्छा करना चाहें तो देखें, यहां हम लिखेंगे आधार। ठीक है, यहां हम लिखने वाले हैं परंपरागत राजनीति विज्ञान। परंपरागत राजनीति विज्ञान। और यहां हम लिखेंगे आधुनिक राजनीतिक विज्ञान दृष्टिकोण, जो भी है वर्तमान में आधुनिक राजनीति विज्ञान दृष्टिकोण। ठीक है, अब आधार जो हम ले रहे हैं, फर्स्ट जो सबसे पहला आधार मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस आधार में हम बात करने वाले थे इसके जो डेफिनेशंस दी गई है, उन डेफिनेशंस के आधार पर आप किस तरह से इस विज्ञान को जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, देखें
तो सबसे पहले हम बात करें इसकी जो परिभाषाएं दी हुई हैं। क्योंकि परिभाषाएं स्पष्ट कर देती हैं कि संबंधित व्यक्ति या संबंधित विषय के बारे में क्या कहा जा रहा है। तो देखो राजनीति विज्ञान की जो परंपरागत जो परिभाषाएं थी उसमें हमने देखा कि राजनीति विज्ञान का अंत और प्रारंभ राज्य है। राजनीति विज्ञान का अंत और प्रारंभ या प्रारंभ अंत राज्य है या राज्य से है, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है। वहीं ये आधुनिक राजनीति विज्ञान शास्त्री क्या कह रहे हैं कि राजनीति विज्ञान जो सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा चलती है, राजनीति विज्ञान या आधुनिक समय में जो सबसे महत्व रखती है, सबसे अधिक महत्व रखती है वो है राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। शक्ति का विज्ञान है। इसका मतलब ये जो विषय है या जो राजनीति विज्ञान है वो कहीं ना कहीं आपको इसके जस्ट अपोजिट, यहाँ पर सारा केंद्र बिंदु कहाँ है, राज्य में या सरकार, वहाँ किसको माना गया है, शक्ति को। अब ये ऐसा क्यों, फर्क क्या पड़ रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कुछ राज्य वर्तमान में भी संप्रभु नहीं हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन सेल्फ डिसीजन वो नहीं ले पाते हैं। वहाँ पर उनकी इंडिपेंडेंसी जो है वो तो काम कर रही है, लेकिन सवर्निटी यानी संप्रभुता काम नहीं कर रही होती। इसका मतलब जो राज्य उनकी संप्रभुता को प्रभावित कर रहा है या उसको नियंत्रित करने का कार्य कर रहा है, उस राज्य की भूमिका बढ़ रही है। और उसकी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि उसके पास क्या है, शक्ति है। तो इसका मतलब आधुनिक राजनीति विज्ञान में जो राजनीति विज्ञान की जो परिभाषाएं हैं और भी हैं, जैसे मैंने बताया राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है, जैसे कि हमने पहले बात की है। ये कहते हैं राजनीति विज्ञान या राजनीतिक शास्त्र सरकार से संबंधित शास्त्र है। ठीक है। तो यहाँ पर वो बात कर रहे हैं राज्य की, सरकार की, और वहाँ वो बात कर रहे हैं शक्ति की, मानवीय क्रियाओं की, निर्णय निर्माण प्रक्रिया की, राजनीतिक व्यवस्था की। तो इस तरह की ये जो विचारधाराएं हैं या परिभाषाएं हैं, ये परिभाषाएं अपने आप में ही बता देती हैं कि राजनीति विज्ञान आधुनिक राजनीति विज्ञान परंपरागत राजनीति विज्ञान से किस प्रकार भिन्न है, अलग अलग है। ये तो जनरल सी बात है। शक्ति आते ही, शक्ति का मतलब जंगल का कानून आ जाता है। ये शक्ति का विरोध क्यों करते हैं, शक्ति को आधार क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि शक्तिशाली का हित ही सब कुछ नहीं होता है। जंगल राज या जंगल कानून कह देते हैं उसको, जंगल राज कहलाता है, क्योंकि वहाँ पर जो शक्तिशाली होता है वो अपने से कमज़ोर व्यक्तियों के हितों को नुकसान पहुँचाता है, यानी किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। मत्स्य न्याय जिसको कहते हैं, जैसा कि हमने मनु में भी पढ़ा था कि मत्स्य न्याय के कारण ही वहाँ पर राज्य की क्या की गई है, स्थापना की गई है। मत्स्य न्याय को समाप्त करने के लिए किसकी स्थापना की गई है, राज्य की। ठीक है। तो वो मत्स्य न्याय क्या है, अपने आप में शक्ति का विज्ञान, शक्तिशाली की बात कर रहा है, शक्तिशाली के अध्ययन की बात करता है। तो ये इसलिए नहीं करते थे। यहाँ पर इन्होंने एक व्यवस्था देने का प्रयास किया जो कि निम्नतम या निर्बल व्यक्ति के हितों का भी ध्यान रखे और जो सबल हैं उनको भी संरक्षण या आगे बढ़ने का मौका मिले या उनको भी संतुष्टि मिले। वहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एकमात्र किसको मानते हैं, शक्ति के विज्ञान को महत्व देते हैं। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जिनके आधार पर हम आसानी से इन दोनों में क्या कर पा रहे हैं, अंतर कर पा रहे हैं। राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित शास्त्र है, सरकार से संबंधित शास्त्र है। ठीक है। यहां पर ये क्या कह रहे हैं कि राजनीति विज्ञान
निर्णय निर्माण प्रक्रिया से संबंधित है। निर्णय प्रक्रिया कह दें या निर्णय निर्माण से संबंधित है। ठीक है, तो इस तरह की जो डेफिनेशंस है वो डेफिनेशंस बताती हैं कि ये जो सब्जेक्ट है ये अपने आप में वर्तमान परिस्थितियों में ज़्यादा विस्तृत है बजाय पूर्ववर्ती परिस्थितियों के आधार पर। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब इनके आधार पर आप क्या कर सकते हैं कि राजनीति विज्ञान परंपरागत जो केंद्र बिंदु है वो है राज्य, और वर्तमान में ऐसा कोई स्पष्ट वर्गीकरण नहीं किया गया। दूसरा देखें आप, दूसरा आधार अगर हम देखते हैं वो है अध्ययन क्षेत्र। इसके अनुसार राज्य सरकार का अध्ययन करना ही राजनीति विज्ञान का मुख्य विषय है। राजनीति विज्ञान का मुख्य विषय है। ठीक है, सरकार के कार्य, या मैं यहां पर कह दूं राज्य के कार्य, राज्य के कार्य। ठीक है, संगठन, दायित्व, इस क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो अध्ययन क्षेत्र है, आप ज़्यादा से ज़्यादा किसका अध्ययन करेंगे? आप ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करेंगे किसका? राज्य का, राज्य के कार्यों का, राज्य के संगठन का, और किसी भी चीज़ को ज़्यादा महत्व इनके द्वारा दिया गया नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो वहाँ पर किसका अध्ययन कर रहे हैं? देखिए, जबकि आधुनिक राजनीति शास्त्री तो आपको ध्यान है किसका अध्ययन करेंगे? वो आधुनिक राजनीति शास्त्री मैक्सिमम किस विषय को ज़्यादा महत्व देंगे? उनके अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र इतना संकीर्ण या इतना संकुचित नहीं है कि वह केवल मात्र राज्य के ऊपर या राज्य को ही शामिल करता हो। हालांकि अगर हम राज्य की परिभाषा देखें तो राज्य की परिभाषा मैंने आपको पहले भी बताई है। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत जो काम किया जा रहा है उसके अंतर्गत राज्य के 4 तत्व बताए गए हैं। उसमें है जनसंख्या, ठीक है, जिनको आप नागरिक मान रहे हैं। दूसरा है उसका निश्चित भूभाग, तीसरा है सरकार, और चौथा है संप्रभुता। अगर ये चारों तत्व कहीं पर एक सम्मिलित रूप से शामिल हैं तो वहाँ पर ये माना जाएगा कि राज्य रूपी व्यवस्था काम कर रही है। इसका मतलब आपने देखा होगा कि अगर किसी व्यक्ति ने भी पूछा कि अगर इनमें से एक एक चीज़ को हटा दिया जाए तो किसको हटाया जाना चाहिएगा, या अंतिम रूप से या इन चारों में से किसी एक चीज़ को अगर महत्व दिया जाएगा तो वो क्या होगी?
तो कहा जा रहा है कि संप्रभुता वो विषय होगा जिसको सर्वाधिक महत्व दिया जाएगा। ठीक है। आधुनिक राजनीति शास्त्री राजनीतिक प्रक्रियाओं अंतःक्रियाओं समूहों आदि के अध्ययन को भी महत्वपूर्ण मानता है। आदि के अध्ययन को भी महत्वपूर्ण मानता है। अध्ययन को महत्वपूर्ण मानता है। ठीक है। तो आप देखिए अब इसके आधार पर क्या कह सकते हैं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान का या परंपरागत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र संकुचित और सीमित है या संकीर्ण है। संकुचित, सीमित या संकीर्ण है, ब्रॉड माइंडेड नहीं है। ठीक है। वहीं अगर हम दूसरी बात करेंगे उसकी, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जबकि आधुनिक राजनीति विज्ञान क्षेत्र व्यापक एवं विस्तृत है, यानी इसके अंतर्गत वे सारी घटनाएं शामिल की जाती हैं या वे सभी विषय शामिल किए जाते हैं जो राजनीति पर इफेक्ट डालते हैं या राजनीतिक व्यक्तित्व पर या किसी व्यक्ति के राजनीतिक पक्ष पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। तो ऐसे विषयों को शामिल करने के आधार पर ही हम इसके अध्ययन क्षेत्र को अलग कर सकते हैं आधुनिक राजनीति विज्ञान के क्षेत्र से। आगे देखिए अब आगे चले। आप ध्यान रखें, देखिए परिभाषाएं दोनों अलग अलग हैं, वहाँ पर आप समझ सकते हैं। यहाँ पर संकीर्णता है, क्यों है मैंने पहले बताई, फिर बताया ये संकीर्ण इसलिए है। वहाँ पर व्यापक है क्योंकि वो उन सभी तत्वों को, उन सभी परिस्थितियों को, उन सभी घटनाओं को शामिल करते हैं जो कि राजनीतिक स्वरूप पर या राजनीति पर इफेक्ट डालते हों, चाहे वो राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, व्यक्तिगत हो, सार्वजनिक हो, सामुदायिक हो। किसी भी तरह की अगर राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं या राजनीतिक परंपराएं हैं या राजनीतिक वातावरण है, उस पर अगर इफेक्ट डाल रही हैं तो उन सब का अध्ययन किया जाना चाहिए। जैसे कि अब हम कह रहे हैं कि धीरे धीरे राज्य का स्वरूप कैसा होता जा रहा है, लोक कल्याणकारी। अब राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी हो रहा है, इसका मतलब उसका दायरा क्या हो रहा है, उसका दायरा क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है। पहले राज्य मनु और चाणक्य इनके समय जो थे वो नीति नियंता तो थे, आदर्श तो प्रस्तुत करते थे, लेकिन वो कुछ मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते थे। जैसे धार्मिक मामले हुए, आर्थिक मामले हुए शांति काल के समय, तो वो वहाँ पर हस्तक्षेप नहीं किया करते थे, यानी स्वायत्ता दिया करते थे उन मामलों में वहाँ के जनप्रतिनिधियों को या स्थानीय लोगों को। लेकिन अब वर्तमान में धीरे धीरे क्या कर रहे हैं हम,
राजनीति के क्षेत्र को लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में राज्य का अस्तित्व को स्वीकार कर रहे हैं हम, और उसको स्वीकार करने के कारण क्या हो रहा है कि राज्य का दायरा बढ़ता जा रहा है। शिक्षा फ्री कर रहे हैं, आने वाले टाइम में न्यूनतम वेतन बिल प्रस्तुत किया जा रहा है, एक दो राज्यों में ऐसा हुआ भी है, एक दो देशों में भी ऐसा हो रहा है, तो न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। तो इस तरह राज्य क्या कर रहा है, जीवन निर्वाह के लिए भी काम करने का प्रयास कर रहा है। आगे चले तो ये दो आधार देखे आपने, परिभाषाओं के आधार पर दोनों को डिवाइड किया जा सकता है और अध्ययन क्षेत्र के आधार पर भी दोनों को आपस में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं इनकी प्रकृति कैसी है। नेचर, ठीक है, परंपरागत राजनीति विज्ञान, कैसा है, दर्शनात्मक है। दर्शनात्मक प्रकृति पर आधारित है, नेचर इसकी। अर्थात वास्तविक स्वरूप या घटनाओं का विश्लेषण नहीं करता है। ठीक है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति का नेचर वैज्ञानिक माना गया। माना जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब इतना ही है कि जब आप राजनीति को तकनीक के साथ जोड़ देते हैं तब वो किस तरह का कहलाएगा, आप जो ध्यान करें उसे क्या माना जाएगा, वैज्ञानिक स्वरूप। और वैज्ञानिकता की जरूरत कहाँ पड़ गई है, वैज्ञानिकता की जरूरत इसलिए पड़ गई है क्योंकि देखो दर्शनात्मक होने की वजह से के अलावा यह है व्यक्तिनिष्ठ, या विषयनिष्ठ स्वरूप को धारण करता है। इसका मतलब क्या हो गया, अभी मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल से तो आपको समझ में आएगा। जबकि आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण वस्तुनिष्ठ है, व्यक्तिनिष्ठ नहीं है, वस्तुनिष्ठ है। अब इसमें अंतर कहाँ आएगा, देखो आपने कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर हल किए होंगे पहले किसी एग्जाम में, तो आपका अगर किसी के द्वारा एग्जामिन किया जाएगा आपको, तो वहाँ पर वो अपने माइंडसेट के आधार पर आपको नंबर नहीं देगा। वो ऑब्जेक्टिव है, 10 प्रश्न अगर ऑब्जेक्टिव हैं, 4 ऑप्शंस आपके पास है, 3 है, 2 हैं, जितने भी होंगे, या राइट एंड रॉन्ग करने हैं, या फिर आपको
खालिस्तान भरने, कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो वहाँ पर जब आप उन प्रश्नों के उत्तर देंगे तो उन प्रश्नों का उत्तर देने के बाद चाहे मैं चेक करूँ, कोई और चेक करे, कोई तीसरा टीचर चेक करे, कोई भी एनीबडी, तो वो जैसा आपने आंसर दिया है उसके आधार पर आपकी मार्किंग कर देगा, ठीक है। उसमें वो अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड कर सकता है, ना कोई चीज़ घटा सकता है। सही है तो पूरे नंबर, नहीं है तो वो रॉन्ग कर देगा। जबकि यहाँ पर दिक्कत क्या आती है कि यहाँ पर विषय निष्ठ यानी सब्जेक्टिव है, यानी आपको उत्तर देना है लॉन्ग क्वेश्चंस के रूप में, आपको वहाँ लिखना है उत्तर। लिखने का मतलब क्या है कि उसके ऑप्शंस नहीं है या फिर वो इतना ऑब्जेक्टिव नहीं है, कर्मनिष्ठ नहीं है, ऐसे कहते हैं, ठीक है। उस पर आपने जो लिखा है या आपने जो समझा है, आपने जो एक्सप्लेन किया है, उसके आधार पर वो व्यक्ति, अगर आपने उसके माइंड सेट के आधार पर वैसा का वैसा दिया है तो कोई व्यक्ति आपको ज़्यादा नंबर दे देगा, और अगर आपने उसके माइंड सेट के अकॉर्डिंग उत्तर नहीं दिया है तो वो आपके नंबर क्या कर लेगा, डिडक्ट कर लेगा, ठीक है ना। तो इसलिए व्यक्तिनिष्ठ का मतलब व्यक्ति के आचरण को ध्यान में रखते हुए करता है, एग्जाम्पल रखते हुए देता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आधुनिक समय में तो क्या कर रहे हैं, प्रजा को ध्यान में रखते हुए सरकार अपनी नीतियों की घोषणा कर रही है, अपने चुनावी घोषणा पत्र का निर्माण कर रही है, सरकार की जवाबदेही प्रजा के प्रति है, नेताओं की जवाबदेही प्रजा के प्रति है, ठीक है। यहाँ पर क्या करते थे, जैसा शासक होता था वैसा आचरण किया जाता था प्रजा के सामने, यानी वो जो शासक है उसका आचरण उन परिस्थितियों में, अगर किसी व्यक्ति को भी उन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा तो जिस प्रकार राजा ने बिहेव किया है उन परिस्थितियों में, ऐसी की सेम परिस्थितियों में वो नागरिक भी ऐसा एग्जाम्पल सेट करने के लिए फ्री होता था। तो यहाँ पर क्या है, व्यक्ति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और व्यक्ति कौन, जो शासक के पद पर वहाँ बैठा है या जिसको वो सत्ता या प्रभुता हासिल है। जबकि आधुनिक में क्या कह रहे हैं हम, प्रजा को ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रजा आमजन जो है वोटर के रूप में है, इस कारण उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सब्जेक्टिव उत्तर को चेक करने वाला जो व्यक्ति है, तो सिद्धांत इसके सब्जेक्टिव है, उनको व्यक्ति अपने अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में जो जितने भी आर्टिकल्स हैं, उन आर्टिकल्स के इंटरप्रिटेशन का काम दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून का विश्लेषण करती है, फिर उसकी व्याख्या करती है कि वास्तव में ये कानून क्या कहना चाहता है। तो यहाँ तो भी अपने पास सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ ऐसा कोई कोर्ट नहीं होता था। जो इन राजनीति शास्त्रियों ने कह दिया वो उन राजाओं के लिए, उन शासकों के लिए क्या होता था, एक सिद्धांत की तरह काम करता था। धर्म ग्रंथों में लिखी हुई बातें भी इसलिए तो हमारे लिए इतने वैल्यूएबल होती हैं, शासक के तौर पर शासक ज़्यादा वैल्यू देता है उनको, क्योंकि वो विषयनिष्ठ हैं, उनको अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग राष्ट्रों के हिसाब से अलग अलग सिद्धांतों का निर्माण किया जा रहा है। जबकि आधुनिक में क्या किया जाएगा कि ऐसे सिद्धांतों का निर्माण किया जाएगा या ऐसे सिद्धांतों की चर्चा की जाएगी जो कि सभी के लिए समान रूप से प्रभावी हों, कारगर हों, उपयोगी हों, ठीक है। तो इसके आधार पर भी, यानी इनकी प्रकृति के आधार पर भी हम दोनों विषयों में क्या कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं अब अगर आपके ये समझ में आ गई हैं बातें, तो आगे वाली बातें तो और भी आसान है, ठीक है। तीसरा आधार हो गया ये हमारा। तो आगे चलते हैं अब अध्ययन पद्धतियों के संबंध में। ये भी हमको पता है वैसे तो, अध्ययन पद्धतियां क्या थी। अध्ययन पद्धति चलिए देखते हैं। अब अध्ययन पद्धति की बात करते हैं तो जैसे कि परंपरागत जो व्यक्ति थे
परंपरागत राजनीति शास्त्री